नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है कि आज हम बात करेंगे कंगाल पाकिस्तान की, जो लगातार कर्ज के दलदल में डूबता जा रहा है। जी हां, पाकिस्तान की शाहबाज सरकार ने 20 महीनों में लिए गए कर्ज का डेटा जारी किया, जिसके अनुसार मार्च 2024 से अक्टूबर 2025 के बीच में कर्ज की राशि बढ़कर 12,169 अरब रुपए हो गई। यानी कि पाकिस्तान रोजाना करीब 20 अरब रुपए का कर्ज ले रहा है। इस पूरी रिपोर्ट को इस तरह से अगर समझा जाए तो रेगुलर एक्सपेंसेस के तौर पर कर्ज की अगर वैल्यू को आप देखेंगे तो ये रिपोर्ट दर्शाती है कि पाकिस्तान रोजाना 20 अरब रुपए का कर्ज एक तरह से ले रहा है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अनुसार फरवरी 2024 में पाक सरकार पर कर्ज की राशि 64,810 अरब रुपए थी, जो अक्टूबर 2025 में बढ़कर 76,969 अरब रुपए हो गई। फरवरी 2024 तक बाहरी कर्ज की राशि 22,134 अरब रुपए थी, जो अक्टूबर 2025 तक बढ़कर 23,000 अरब रुपए हो गया। अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अनुसार फरवरी 2024 तक सरकार पर घरेलू कर्ज 42,675 अरब रुपए था, जो अक्टूबर 2025 तक बढ़कर 53,975 अरब रुपए हो गया। ये समझिए किस तरह से आंकड़ा सिर्फ बढ़ा है। साफ है इससे कि पाकिस्तान लगातार कर्ज के दलदल में डूबता जा रहा है। अब पाकिस्तान में सुरक्षा बलों के जो कर्मचारी हैं उनको वेतन तक नहीं मिल पा रहा, ऐसी भी तमाम बड़ी रिपोर्ट्स दावा करती हैं। हालांकि सेना पर बराबर खर्च जरूर किया जा रहा है। मुनीर समेत सेना के सभी अधिकारियों की सुविधाओं में कोई कमी नहीं आ रही है। कर्ज के दलदल में डूबे पाकिस्तान को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF ने बड़ी राहत दी, और एक नहीं बल्कि कई बार बड़ी राहत, बड़े बेलआउट मिले हैं। अब हाल ही में जो बेलआउट मिला, जो बड़ी रियायत और बड़ा कर्ज IMF की तरफ से मिल रहा है, जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF ने हाल ही में पाकिस्तान के लिए लगभग 1.2 बिलियन डॉलर यानी करीब 11,000 करोड़ रुपए के फंड को मंजूरी दी। हालांकि पाकिस्तान के लिए की जा रही है फंडिंग साल 2024 से मिले बेलआउट प्रोग्राम का ही हिस्सा है, ये उसका सेकेंड पार्ट है। अब उसके अनुसार पाकिस्तान को 7 बिलियन डॉलर दिए जाने हैं। हालांकि इस राशि के लिए IMF ने कई शर्तें जरूर पाकिस्तान पर लगाई हैं, जिसमें कर्मचारियों की संपत्ति की पूरी जानकारी सार्वजनिक करना होगा कि जो पूरी संपत्ति है वो किस रूप में इस्तेमाल की जा रही है, सारी जानकारी सार्वजनिक हो। टैक्स व्यवस्था में इसका इस्तेमाल किया जाए, उसमें उसका सुधार हो। लोकल करेंसी बॉन्ड मार्केट का रिव्यू जैसी तमाम शर्तें इस दौरान इसमें शामिल हैं। इससे ये तो स्पष्ट हो जाता है कि पाकिस्तान में सेना पर बेशुमार खर्चा होता है। पाक हुक्मरानों के विदेश दौरे, सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार बदस्तूर जारी, इसकी कई बड़ी तस्वीर सामने आती है। कई बड़े अधिकारियों, यहाँ तक कि कई बड़े नेताओं पर भी भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जो सलाखों के पीछे हैं। लेकिन इन सबके बीच में जनता दाने दाने को मोहताज हो जाती है। जनता को 700 रुपए किलो टमाटर लेने पड़ते हैं। जी हाँ, यहाँ पर 4 से 5,000 रुपए के एक सिलेंडर मिलता है। आप समझिए क्या हालात यहाँ पर अब हो गए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये, पिछले कुछ वक्त में अन्य देशों की भी एक बड़ी सहायता राशि के तौर पर पाकिस्तान को सपोर्ट मिला, चाहे बात CPEC का हो, और हाल ही में पाकिस्तान पर तो अमेरिका की तरफ से ये कहा जाए कि खजाना खोला गया। हालांकि ये बात अलग है, इसमें कोई शक नहीं कि वो रेयर अर्थ मिनरल्स और जिस तरह से तमाम बड़े ये कहा जाए कि प्रोजेक्ट्स में वर्क करने के तौर पर लिया गया है। लेकिन फिलहाल पिछले कुछ वक्त से अगर देखा जाए तो चाहे बात IMF की तरफ से, चाहे बात अन्य जो कंट्रीज हैं वो विकास या इंफ्रास्ट्रक्चर या इन्वेस्टमेंट के तौर पर पाकिस्तान को बड़ी राशि देती हैं, तो चारों तरफ से पाकिस्तान पैसा लेता तो है, लेकिन इस्तेमाल कहाँ होता है? वो करता है सीधे सीधे आतंकियों को बढ़ाने में, लेकिन जनता के हाथ में मिलता है कुछ भी नहीं। अब बड़े सवाल, क्या पाकिस्तान अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए कदम उठाएगा? क्या पाक में बदहाली की असली वजह हुक्मरानों का भ्रष्टाचार है? और साथ ही साथ सवाल ये भी, क्या पाक के खिलाफ IMF या दूसरी संस्थाएं कोई कदम उठाएंगी?
ये वो तमाम सवाल हैं जिनका जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में कनेक्ट हो रहा है, उनसे मैं आपको मिलवा देती हूँ। मेरे साथ में इस दौरान स्टूडियो में मेरे साथ में इस दौरान चल रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर इस चर्चा में, और तमाम साथी भी मेरे साथ कनेक्ट होंगे, उनसे भी आपको मिलवाऊंगी। बहुत स्वागत है अनुज माथुर जी आपका इस चर्चा में। और सबसे पहले आपसे मैं यही समझना चाह रही हूँ सर, बड़ी रिपोर्ट आई और इस रिपोर्ट में ये तो स्पष्ट हो जाता है कि पाकिस्तान को पैसे तो मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि उसके हाथ खाली हो। पाकिस्तान को हर बार कभी आईएमएफ के नाम पर, कभी अन्य देशों के तरफ से ये कहा जाए कि सहायता भी दी जाती है, लेकिन उसके बाद में भी क्या होता है, वो सिर्फ एक कर्ज में पूरी तरह से दबा हुआ है। क्या वजह यहाँ पर नजर आ रही है सर? जय हिंद नैना। देखिए, मैं आपको 3 बातें बता देना चाहता हूँ। पाकिस्तान को सबसे बड़ी समस्या पाकिस्तान को क्या है कि पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है वो पटरी पर लाने के प्रयास जो है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये लोग सही प्रकार से नहीं हो पा रहे हैं। देखिए, जो कंडीशंस आईएमएफ ने लगाई थी, उस कंडीशंस का क्या प्रश्न होगा, क्या बात होगी आगे, वो मैं आगे जाके बताऊंगा। लेकिन जो कंडीशंस लगाई थी, अगर उनको आप देखना शुरू करें तो पहली कंडीशन जो नई उन्होंने कंडीशन उसमें लगाई है वो करप्शन है। किसी भी देश के लिए करप्शन अगर पहली कंडीशन हो जाती है तो ये मुझे लगता है कि ये बहुत इनको सोचने की जरूरत है। और उन्होंने न केवल कंडीशन करप्शन की लगाई है, उन्होंने एक डेडलाइन दिया है कि एक प्रॉपर एक्शन प्लान बना करके आप दीजिए, और अक्टूबर 2026 तक 10 उन्होंने डिपार्टमेंट्स को आइडेंटिफाई किया है, और उन 10 डिपार्टमेंट्स में आप किस प्रकार से करप्शन को कम करेंगे उसको उस प्रयोग में लाइए, और वो आप ला करके आईएमएफ के सामने उसको दिखाइए। दूसरा मेरे को लगता है कंडीशन, ये क्रॉस बॉर्डर पेमेंट जो इंटरनेशनल पेमेंट्स हैं उनके ऊपर उन्होंने कंडीशन लगाई हुई है, और उन्होंने कहा है कि इसका मई 26 तक इसका कोई रिव्यू करने की जरूरत है, और किस प्रकार से आप इन कंडीशंस को और बेहतर बना सकते हैं, किस प्रकार से आप इस रुपए का सही प्रयोग कर सकते हैं। और भी बहुत सारी कंडीशंस हैं जिसमें बॉन्ड मार्केट है, शुगर इंडस्ट्री, क्योंकि पाकिस्तान की शुगर इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल से नेक्सस कहूंगा है। तो उसमें जो फेडरल गवर्नमेंट है और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं उनके बारे में एक प्रॉपर पोजीशन बनाने की जरूरत है, प्रॉपर रेगुलेशन बनाने की जरूरत है। और बहुत सी कंडीशंस हैं, टैकलिंग एफबीआर और कई। तो इन कंडीशंस को मानना पाकिस्तान के लिए मुश्किल होता है। देखिए, ये कंडीशंस क्यों लगाई जाती हैं? क्योंकि आईएमएफ को पता है कि पाकिस्तान में जो कर्ज दिया जा रहा है उसका उपयोग सही प्रकार से नहीं हो रहा है। 6.3 बिलियन फिगर है जिसके बारे में आईएमएफ जानना चाहता है कि वो कहां पर वो पैसा चला गया है। लेकिन अब मैं जो दूसरी बात बता रहा हूं वो ये है, क्योंकि पॉलिटिकल और जियोपॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस कुछ इस प्रकार के बन रहे हैं कि आईएमएफ के ऊपर दबाव आता है, और वो दबाव कहां से आ रहा है हम सब जानते हैं। और वो उस दबाव के चलते आईएमएफ जो है हर बार आईएमएफ को बेल आउट उनके लिए रिलीज करना पड़ता है। ये बेल आउट नैना, हमको 1 मिनट और समझने की आवश्यकता है। ये बेल आउट वो चीज होती है ये जब आपकी अर्थव्यवस्था इतनी कमजोर हो जाती है कि आप उसको सस्टेन कर पाने में कहीं ना कहीं परेशान नहीं संभव होते, अब कहीं जाकर के बेल आउट दिया जाता है कि कोई नॉर्मल कर्ज नहीं है। ये बेल आउट तब है जब मालूम है कि अगर ये पैसा नहीं दिया गया पाकिस्तान को तो वहां पर क्राइसिस सिचुएशन पैदा हो सकती है। और इस प्रकार के 25 बेल आउट पाकिस्तान को मिल चुके हैं। तो इससे ये पता पड़ना चाहिए कि कैसी अर्थव्यवस्था की इसीलिए जो मैं कह रहा था कि पटरी पर नहीं है वो अर्थव्यवस्था की कंडीशन आज पाकिस्तान में क्या है। 45% से ज्यादा, 45% से ज्यादा लोग बिलो पॉवर्टी लाइन हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन है, आप कहीं भी जाकर के उसको चेक कर सकती हैं। तो ये जो बात देखने की है कि इतना लोन, इतने बेल आउट मिलने के बाद भी इतने ज्यादा परसेंटेज जो है वहां के लोगों की पॉवर्टी लाइन के नीचे है। जो रिच हैं वो रिचर होते जा रहे हैं, जो पुअर हैं वो पुअर होते जा रहे हैं। इसीलिए उन्होंने ब्यूरोक्रेट्स को अपनी संपत्ति का पब्लिक खुलासा करने के लिए कहा है, ये आईएमएफ ने कहा है। तो ये एक बहुत मेरे हिसाब से काफी डेरोगेटरी और बहुत टफ कंडीशन लगाई हुई हैं, और इनको पाकिस्तान को पूरा करना पड़ेगा। 20 अरब कर्ज पर डे। आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ कंट्री। बिल्कुल। और ये जो पूरा जब ये पूरी रिपोर्ट पढ़ी थी तो उसमें
उसमें ये स्पष्ट था कि जिस रूप में यहाँ की अभी स्थिति है, पाकिस्तान सरकार के 20 महीनों में पाकिस्तान पर 12,169 अरब रुपए का अतिरिक्त कर्ज बढ़ा है और इसके अनुसार रोज 20 अरब का उधार एक तरह से पाकिस्तान ले रहा है। मैं चर्चा करूंगी, कुछ और खास मेहमान हैं, जल्दी से आपको उनसे भी मिलवा देती हूँ। टीवी स्क्रीन पर कनेक्टेड हैं, आप देख रहे हैं मेरे साथ में रिटायर्ड कर्नल संजीव मलिक जी इस दौरान मौजूद हैं, मेरे साथ विदेश मामलों की जानकार शुभदा चौधरी जी इस समय मेरे साथ कनेक्टेड हैं, पाकिस्तान से पत्रकार डॉक्टर रजा काशिफ जंजुआ भी मेरे साथ में इस दौरान कनेक्टेड हैं। रजा काशिफ जंजुआ जी, और आप सभी का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। रजा काशिफ जंजुआ जी, मैं आपका रुख करते हुए मुझे जरा समझाइए, क्योंकि ये जो रिपोर्ट है आप उस पर क्वेश्चन करें तो मैं पहले बता दूं कि ये रिपोर्ट दरअसल वर्ल्ड बैंक की इंटरनेशनल डेप्थ रिपोर्ट है और खुद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी जो तमाम आंकड़े जारी किए गए हैं ये उनके आंकड़ों को दर्शाता है। और ये आंकड़े जो दर्शाते हैं, कहानी ये कह रहे हैं कि भाई इस स्थिति में रोज करीब 20 अरब का उधार पाकिस्तान पर लगातार बढ़ता जा रहा है। घरेलू कर्ज में 11,300 अरब रुपए और बाहरी कर्ज में 869 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। 25 बार बेल आउट IMF के। क्या हो रहा है ये? आखिर इतना कर्ज है तो पाकिस्तान की अभी भी स्थिति इस तरह से क्यों नजर आती है? प्रिया, और आपने बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रखा है और यकीनन इससे अंदाजा होता है कि इंडिया में देखें आपको कितनी पाकिस्तान की चिंता है कि पाकिस्तान इस तरह से बेल आउट पे जा रहा है, 24-25 दफा चला गया है। हालांकि देखें इंडिया भी 7 दफा जा चुका है 80s में, 91 तक, 90s में भी उसके भी रहे, लेकिन इंडिया ने 2000 तक अपने मामला क्लियर कर लिए थे, जो बड़ी अच्छी बात है। मतलब मैं तो आपको बधाई दूंगा कि आप लोगों ने सन 2000 में सारे मामला अपने क्लियर किए। हालांकि आप भी गए और पाकिस्तान को यकीनन पाकिस्तान की गवर्नमेंट को इसको सीरियस लेना चाहिए कि पाकिस्तान 25 दफा ये ले चुका है और आगे कितने लेगा। हम इंडिया पाकिस्तान का कंपैरिजन करते हैं, वॉर में करते हैं कि हमारे पास ज्यादा अच्छे, हम ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो हमने जहाज गिरा किया, अगर पाकिस्तान से कहा जाता है तो इस टाइम पे पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि 25 बेल आउट हमने लिए, इंडिया ने 7 लिए। सन 2000 के बाद इंडिया ने कोई बेल आउट नहीं लिया। अगर हमने जंग में बात करनी है, युद्ध में करनी है, तो हमें फाइनेंशियल्स में भी एक दूसरे के सामने देखना चाहिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है और मैं इसके जरिए आपका थैंक यू भी कहता हूं कि आपने इसके ऊपर तवज्जो दिलाई। और लेकिन पता है यहाँ पे बातों बातों में रजा काशिफ जी, यहाँ पे बातों बातों में आपने एक मंशा जाहिर कर दी, जो मैं अगला सवाल पूछना चाह रही थी अपने अन्य गेस्ट से कि आखिर इतना जब कर्जा लिया जाता है तो ये पैसा जाता कहाँ है। आपने वो मंशा जाहिर कर दी कि अगर हमें युद्ध लड़ना है तो हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। और भारत की अगर आप बात करें तो मैं आपको बता दूं और अपने दर्शकों को भी बता दूं कि भारत को जिस बेल आउट की आप बात कर रहे हैं, आपने कहा 2000 तक भारत ने स्थिति पूरी तरह से क्लियर कट करके अपने आप को स्टैंड, अपने आप को मजबूत किया। रजा काशिफ जी, क्या आपको ये नहीं लगता जब 1947 में पाकिस्तान भारत से अलग हुआ और ये कहा जाए कि दोनों ही राज्य एक साथ, दोनों ही देश एक साथ आगे बढ़ रहे थे, आज दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत ने अपने आप को स्टैंड किया है, स्टैंड अलोन के साथ में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। और अब आपने जो खासतौर से जंग की बात कही, यहीं से मानसिकता स्पष्ट हो जाती है। आप बात करते हैं जंग की, हम बात करते हैं सहेजने की, बढ़ाने की, बनाने की, मेक इन इंडिया की, और ये कहा जाए कि हर रूप में अपने आप को स्टैंड करने की। क्या संजीव मलिक जी मैं गलत हूं? यहीं पर ही जो रजा काशिफ जी ने जो बात कही, यहीं से ही चीजें क्लियर हो जाती हैं कि आखिर क्यों आज पाकिस्तान की इस तरह से स्थिति है, क्यों रोज 20 अरब डॉलर का एक तरह से कर्जा उस पर बढ़ता चला जा रहा है। हेलो नैना जी, नमस्कार। और सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। जी सर, नमस्ते। देखिए, जो काशिफ साहब बोल रहे थे, अच्छी बात है कि कम से कम इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। नैना जी, मैं एक चीज बताऊं, देखिए, किसी भी देश की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए कोई एक कदम जरूरी नहीं होता है। आपको विदेशों से या IMF से या जितनी ऐसे मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये बनाए इसलिए कि ये उनका एक स्कोप है और वो बेसिकली अब जब पैसा देते हैं देशों को तो एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए देते हैं। IMF ने पैसा दिया है, भारत ने, जैसे अभी इन्होंने कहा कि 90s के दशक या 80s के दशक में हमने भी पैसे लिए हैं, लेकिन हमने उसको जुडिशियल करा के, उसका कंप्लीटली ऑडिट करा के हम जस्टिफाई करते रहे। और एक वक्त ऐसा आया जब हमने कहा कि ओके नाउ बस, अब हम नहीं लेंगे, क्योंकि हम अपनी पॉलिसीज के तहत अपना रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं और जितना जनरेट करते रुपया उतना जितना आउट गो है हम उसको अपने आप को जुडिशियसली एम्प्लॉय कर पा रहे हैं।
अभी बात क्या होती है, देखिए पाकिस्तान हमारी मेहमान है और मैं मेहमान से ये कहना चाहूंगा कि देखिए क्या होता है, पैसा जब आता है, पैसा की अगर आपकी गवर्नमेंट, आपके लीडर्स अकाउंटेबिलिटी तय करते हैं तो आपका करप्शन भी कम होगा। और उस पैसे की अकाउंटेबिलिटी, जो कि कहा ना आपने मेंशन किया कि भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार देखिए यूं तो पूरी वर्ल्ड ओवर प्रॉब्लम है, लेकिन जब ये एक लिमिट से ज्यादा बढ़ जाता है तो फिर ये एक पैरासाइट बन जाता है, लोगों को खाने लगता है। और ये जब बेकाबू हो जाता है, मतलब मैं ये वर्ड मैं ये वर्ड पर्टिकुलर यूज कर रहा हूं, जब ये बेकाबू हो जाता है और इस पर कोई लगाम नहीं रहती है, तब देश का टूटना, देश का बर्बाद होना अवश्यंभावी हो जाता है। अब सुनिए मैं ये वर्ड क्यों यूज किया। देखिए कासिफ साहब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, आपका देश है। आज जो पैसा पाकिस्तान में जनरेट हो रहा है, जो पाकिस्तान के अंदर डिफेंस बजट है, ठीक है हर कंट्री अपना डिफेंस बजट है, आप बढ़ाइए या घटाइए आपकी मर्जी, पाकिस्तान की आर्मी के पास 55 से 60 बिलियन डॉलर के वेलफेयर एनजीओज हैं ना। बिल्कुल सर। इनका अकाउंटेबिलिटी मुझे नहीं लगता कि वहां की गवर्नमेंट के अंदर, सिविल गवर्नमेंट के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो इस अकाउंटेबिलिटी को तय कर सके, क्योंकि यही पैसा वो है जिसके माध्यम से वो साइफन ऑफ करते हैं फंड्स को, और इस फंड को साइफन ऑफ करके टेररिस्ट के लिए हथियार खरीदना, उनके घर वालों को पैसा देना जब उनके टेररिस्ट मरते हैं, इसके साथ साथ उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना, मूवमेंट करना, सैटेलाइट फोन दिलाना, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। दूसरी बात ये होती है कि अगर मैं फर्ज कीजिए, मैं आप पे अभी ब्लेम नहीं दे रहा हूं, फर्ज कीजिए कल मुनीर साहब के अंडर में कोई बहुत बड़ा पैसा साइफन ऑफ होता है, फर्ज कीजिए, तो कौन उनको, हु विल बेल द कैट? क्योंकि अभी अगले सेंटेंस सुनिए मैंने मैम, अगला सेंटेंस ये है कि उन्होंने लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी ले ली है, उन पर किसी भी तरह का कोई केस नहीं चल सकता। मैं इससे लिंक कर रहा हूं। तो आपने कुछ भी करने का, इकोनॉमिक को कहीं भी ले जाने का एक तरह से लाइसेंस ले लिया है, और जो भी आप करेंगे, जितना भी पैसा जहां भी लगाएंगे, ठीक है डेटा मैनिपुलेट करके आप दूसरा भी लोन ले सकते हो, लिया भी जाएगा, लेकिन उसकी अकाउंटेबिलिटी तय करने के लिए जो लोग उसका मिसयूज करेंगे या कर रहे हैं, तो आप उनको नहीं ठहरा सकते, उनको आपका कोर्ट भी नहीं पकड़ पाएगा। आपका सुप्रीम कोर्ट को भी दो फाड़ कर दिया गया है, उसके ऊपर भी फेडरल कोर्ट बैठा दिया गया जो कि वहां के मुनीर साहब के लिए काम करेगा। तो किसी भी तरह से जब फंड्स जो इस तरह से यूटिलाइज होते हैं, एक तरह से उनका मिसयूज होता है, तो कोई भी देश की इकोनॉमी उसमें धराशायी होना उसका लाजमी है। जी नैना जी। ठीक है सर, ठीक है, आपने बड़े बड़े तल्लीनता, बड़े विस्तार से चीज़ों को बताया, और मुझे लगता है शायद रजा काशिफ जी भी उस चीज़ को समझ रहे होंगे, लेकिन वो शायद किसी और से भी बातचीत कर रहे थे, तो शायद वो समझ नहीं पाए हों या सुन नहीं पाए हों। मैं दोबारा ज़रूर जाऊं, लेकिन मैं जल्दी से जी, अच्छा रजा काशिफ जी आप कुछ कह रहे हैं क्या? जी 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 जी, मैं एक चीज कह रहा था कि ये वाकई बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैं कहूं कि इसमें इंडिया पाकिस्तान में कोई मैटर करता है, लेकिन जो चीजें हैं पाकिस्तान के अंदर, शॉर्ट कमिंग्स हैं, कोई इश्यूज हैं, या इंडिया में जो इश्यूज हैं हमारे, ठीक है बहुत सारी इश्यूज होंगे आपस में, लेकिन जो हमारे अंदर शॉर्ट कमिंग्स हैं वो तो है ना। लेकिन रजा काशिफ जी बात यह है, 75-78 सालों के बाद में भी अगर वही स्थिति है, वही गलतियां बार बार दोहराते हैं, उन गलतियों से सीखते कितने हैं? आपने अपने एक सदस्य को इतनी मजबूत इम्यूनिटी दे दी कि भले कोई भी आरोप लगे, कोई उससे सवाल ही नहीं पूछ सकता, जबकि आप जानते हैं कि भ्रष्टाचार हमेशा पाकिस्तान की नस नस में बस चुका है, और उसी का खामियाजा आपके एक नेता, पूर्व प्रधानमंत्री जो सलाखों के पीछे आरोप, उन पे क्या था? भ्रष्टाचार का था। आपके कई प्रधानमंत्रियों पर बड़े आरोप लगे, बड़े सेना के अधिकारियों पर आरोप लगे, इसके बावजूद अगर जो बार बार एक ही गलती दोहराए तो वो गलती नहीं होती, और जो सबक नहीं लेना चाहे तो वो भी कुछ नहीं होता। मैं शुभदा जी का रुक करूं, लेकिन उसके पहले अनुज माथुर जी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे थे। रजा काशिफ का भी ऑडियो करना प्लीज। एक बात आपको बताना चाहता हूं। देखिए क्या होता है कि जब आप पाकिस्तान में 4 बार डायरेक्ट मिलिट्री रूल रह चुका है, उसके अलावा और वहां पर पूरी तरह से मिलिट्री का इसके अंदर इंटरवेंशन रहता है उनकी गवर्नेंस में। उससे क्या होता है कि जो मिलिट्री का जो एक्सपेंडिचर का प्रोसेसर, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, वो कहीं ना कहीं एक बैक सीट, थोड़ा सा लोअर प्रायोरिटी में आ जाता है, और उनका जो अपना मिलिट्री की रिक्वायरमेंट है वो
दूसरी बात आप देखेंगे पाकिस्तान आर्मी के जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं, रिटायर्ड जनरल्स हैं, उनके आप एसेट्स देख लें, उनके एसेट्स को काउंट कर लें, चाहे वो अपने देश में हो चाहे बाहर के देश में हो। इस जबरदस्त लेवल पे करप्शन पाकिस्तान की टॉप मिलिट्री ब्रास का है कि उसको वो करप्शन कहीं ना कहीं आईएमएफ देख रहा है, और उसी के लिए वो बार बार पहला जो कंडीशन होती है उनकी वही होती है कि कैसे आप करप्शन को समाप्त करेंगे और कैसे इस बात का यकीन करेंगे कि जो पैसा जिस काम के लिए दिया जाता है उसी मद में उस पैसे को खर्च किया जाए। दे वांट ए प्रॉपर एक्शन प्लान बाय May 26। देखिए, तो ये मेरा ये मानना है कि आपको गवर्नेंस के लिए जो स्पेशल जो जिस प्रकार के लोग चाहिए वही गवर्नेंस करें। ये पाकिस्तान को खुद समझना पड़ेगा कि इतना जबरदस्त मिलिट्री इंटरवेंशन देश के हित में नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये बड़ी बात हो जाती है, बड़ी बात हो जाती है। मैं शुभदा जी का रुख करना चाह रही हूँ, उसके बाद में रजा जी का मैं इस पर प्रतिक्रिया लूँ। लेकिन शुभदा जी, किसी देश को, क्योंकि आप इस चीज को बखूबी बहुत करीब से नजदीक से एनालिसिस करती हैं, मुझे जरा समझाइए, बाकी अन्य मुल्कों में भी हम देखते हैं कर्ज की समस्या, कोई भी देश कोई भी मुल्क कर्ज के बगैर नहीं चलता, ये एक पूरी एक प्रक्रिया होती है, लेकिन उसको चुकाने का एक तरीका होता है, उस कर्ज का यूटिलाइजेशन किस रूप में होता है, और जो तमाम ऐसी संस्थाएं हैं, आईएमएफ जैसी संस्थाएं, वो कर्ज भी कुछ शर्तों के साथ में शायद इसीलिए देती हैं कि वो जो पैसा है उसका इस्तेमाल कहां पर होता है। पाकिस्तान के लिए हम सभी जानते हैं कि जितना पैसा आता है वो जाता है सबसे महत्वपूर्ण वहां की सेना के खाते में, वहां पर कर्ज को चुकाने में, आईएसआई के खाते में, और वहां की कोई भी चीज में कमतरी नहीं होती, जनता पर सीधा इसका इंपैक्ट पड़ता है। क्या ये चीजें आईएमएफ या ये तमाम संस्थाएं नहीं देखती? देखिए नैना जी, मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया। एक कहावत है कि लोहे का स्वाद घोड़ा जानता है, घोड़ा चलाने वाला नहीं। इसका मतलब ये है कि जो आर्थिक सामाजिक परेशानी होती है, वो भारत में हो वो पाकिस्तान में हो, वो आम जनता ज्यादा महसूस करती है। तो रजा साहब को मैं बोलना चाहूंगी कि आप भी इंडिया की जीडीपी और जीडीपी पर कैपिटा पे डिबेट कीजिए, बिल्कुल, और यहाँ की भी इकोनॉमी पे, क्योंकि जो पीपल टू पीपल टाइज होते हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब बात रही कि शहबाज शरीफ ने यह खुलासा क्यों किया, तो इसके कम से कम 4 रीजन है। आज के दिन $1 280 पाकिस्तानी रुपए है, $1 280 पाकिस्तानी रुपए है। ये आईएमएफ ने ट्रांसपेरेंसी करने के लिए, क्योंकि उनका ये रेगुलेशन है। अब देखिए, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, इनका पूरा सिस्टम ही डेप्थ क्रिएट करके कंट्रीज को डेप्थ के स्पाइरल में डालने पे चलता है। दूसरी तरफ चाइना भी डेप्थ डिप्लोमेसी करता है। तो ये डेप्थ का, वो आम इंसान हो, वो ईएमआई ले, लोन ले, या फिर कंट्रीज हो, वो हमेशा कर्जे में रहती हैं। और ये कैपिटलिस्ट सिस्टम बनाया ही गया है इसलिए, ताकि जो पावर है, पैसा है, वो कुछ ही लोगों के हाथ में, इलीट के हाथ में ही रहे। दूसरी चीज है कि आने वाले समय में मुझे शक है कि पाकिस्तान में ऑस्टेरिटी मेजर्स, क्योंकि आईएमएफ के हर बेल आउट के साथ ऑस्टेरिटी मेजर्स जरूरी होते हैं, तो फ्यूल का, सब्सिडी का, खाने का दाम, ये सब चीज बढ़ने वाला है। तो ये इस चीज को ट्रांसपेरेंट करना और बढ़ने वाला है, आपको ये लग रहा है? और बढ़ने, यस। और इसलिए ये स्पीच शायद दी गई है, खुलासा किया गया। तीसरा चीज है कि क्राइसिस को नॉर्मलाइज करना। शहबाज शरीफ जो है, उनके ऊपर 2 कंट्रोवर्सीज हैं। पहला कंट्रोवर्सी है 2004 में, देखिए पाकिस्तान गेहूं उत्पन्न करता है, लेकिन एक बहुत बड़ा वीट क्राइसिस हुआ था कि आप गेहूं अगर खुद प्रोड्यूस करते हैं तो आप मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ गेहूं इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं। ये शहबाज शरीफ के खिलाफ हुआ था पिछले साल। और दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट था, वो 14 जुलाई 2019 में यूके के डेली मेल न्यूज़पेपर में ये खबर आई थी कि शहबाज शरीफ जो हैं और पाकिस्तान के बाकी के पॉलिटिशियंस एक पोस्टर बॉय की तरह काम करते हैं, जो एड फंड स्टील करते हैं, क्योंकि उस समय पाकिस्तान में अर्थक्वेक हुआ था, तो विक्टिम्स को कितना पैसा मिलता है। तो ये मुद्दा था। और चौथा रीजन की एक खुलासा किया गया है कि चाइना से और ट्रांसपेरेंसी के नाम पे सीपेक का लोन्स मिले,
सऊदी अरेबिया और यूएई से डिपॉजिट सपोर्ट मिले तो और सपोर्ट मिले, लेकिन जो और अभी elite रिसेंटली military यूएस की तरफ corridor से है, भी भर भर कर ये कहा जाए झोली भरकर मिला है अभी तो। नहीं तो मेरा एक आम सवाल है कि चलिए ठीक है, भारत इस चीज पे मुद्दा उठा रहा है कि हमारे ऊपर 50% टैरिफ लगा, पाकिस्तान के ऊपर भी तो टैरिफ लगा। अमेरिकन लॉ मेकर्स ही क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ट्रम्प के टैरिफ्स इलीगल हैं। पाकिस्तान ने क्या डोमेस्टिकली इस चीज को क्रिटिसाइज किया कि ये टैरिफ्स जो है 19% इलीगल हैं? तो रजा ये काशिफ भी जी। करना इम्पोर्टेंट है। रजा काशिफ जी। जी मैं बात करूं, बिल्कुल उन्होंने ठीक की। देखें, जो चीज बेहतर होनी चाहिए उसकी हम बिल्कुल एग्री करते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये तो नहीं है ना कि आप अगर बिल्कुल जेन्युइन बात कर रहे हैं और मैं उसकी एंटी चला जाऊंगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तो ऐसी बात नहीं है। फैक्ट्स के साथ बात होती है, लॉजिकल बात होनी चाहिए। और आप देखें कि इंडिया में भी अन्ना हजारा की मूवमेंट यही थी ना, करप्शन के अगेंस्ट। पाकिस्तान में जो पीटीआई की मूवमेंट आप देखते हैं, इमरान खान की जितनी मूवमेंट थी वो एंटी करप्शन पे ही थी ना, कि ये सारे करप्ट हैं और मैं इन सबको ठीक करूंगा। ये अलग बात है कि इमरान खान की जब गवर्नमेंट आई तो उनके ऊपर भी करप्शन के इल्जाम लगे, उनके वजीरों पे भी। तो इसका मतलब ये है कि पॉलिटिशियंस को अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए। लेकिन जो पूरी मूवमेंट इमरान खान की चलती रही, पीटीआई की, कि फलानी पार्टी भी चोर है, फलाना भी लुटेरा है, लेकिन जब गवर्नमेंट आती है तो वो भी ठीक नहीं कर पाते। तो इसका मतलब है कि नहीं तो पाकिस्तान रजा में कश्यप, मुझे एक बात बताइए, पाकिस्तान में जो आर्थिक समस्या है अब वो नीतियों की समस्या है या नियत की समस्या है? क्योंकि यहाँ पर पॉलिसी तो नहीं, यहाँ पर तो नियत की समस्या नजर आती है। आ रही हूँ मलिक जी और माथुर जी, आ रही हूँ। ये तो नियत की समस्या हो जाती है और उसका खामियाजा जब भुगतता है कोई, तो क्या आप रजा कश्यप, क्योंकि आप वहां के पत्रकार हैं, क्या आप वहां की सरकार से ये सवाल पूछते हैं कि कहाँ जाता है पैसा? जी मैं बात कर लूं। बात आपकी ठीक है, क्योंकि जो हम कहते हैं एक कंट्री की आइडियोलॉजी होती है। पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी है वो बेसिकली रिलीजन बेस्ड मुल्क बना है ना। कुरान में भी है कि रिश्वत ना लें। पाकिस्तान की जो बेसिक आइडियोलॉजी है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की, उसमें भी बड़ी उन्होंने चीजें की। जब वो थे, जब कंट्री बनने के बाद उन्होंने तो जो दावतें थी, खाना पीना, तब वो भी उन्होंने बड़ा लिमिटेड किया, अपनी जेब से किया। और पाकिस्तान में ऐसी एग्जांपल्स भी थी। मलिक मिराज थे, वजीर आजम बने, प्राइम मिनिस्टर, वो बड़े अपने, वो एक दूध बेचने वाले थे और वो भी प्राइम मिनिस्टर आए। तो अब बात ये आती है कि नीयत की बात है। आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक अगर सब चले तो पाकिस्तान बिल्कुल ठीक हो, लेकिन 24 IMF के फंड, 24-25 बेल आउट जो हमने लिए, ये हमारे पास एक क्वेश्चन मार्क है कि अब मुझे रजा कश्यप जी एक इस बात की खुशी भी हो रही है कि आप इस बात को मानते हैं, लेकिन आप बड़े आज मुझे बेचारे और लाचार टाइप के आज आप साउंड कर रहे हैं। संजीव मलिक जी भी कुछ कहना चाह रहे थे। मुझे आज आप इसीलिए बड़े बेचारे, बड़े लाचार टाइप के साउंड कर रहे हैं क्योंकि जिस तरह से आप खुद भी, हालांकि अच्छी बात है आप उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भाई ये स्थिति है, लेकिन सिर्फ क्या इस बात को कह देना, स्वीकार कर लेना ही बात खत्म हो जाती है? और ये स्थिति आज ये कल में निर्मित नहीं हुई है ना रजा काशिफ जी। ये स्थिति जिस तरह से पाकिस्तान आतंकियों को इतना ज्यादा बढ़ावा देने के लिए पैसा इस्तेमाल करता है, क्या वहां की शिक्षा को, क्या वहां की अस्पताल व्यवस्था को, स्कूल व्यवस्था को, क्या वहां पर IIT जैसे तमाम संस्थान क्रिएट करने के बारे में सोचे जाते हैं क्या? ये एक बड़ी बात है। अनुज माथुर जी और संजीव मलिक जी भी कुछ कहना चाह रहे थे। माथुर जी। जी अच्छा, मैं बात कर लूं। एक बात बता, काशिफ जी एक मिनट दीजिए प्लीज मेरे को। लेट मी फिनिश ओनली वन थिंग। मैं आपको सिर्फ ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, एक समय था 60s में, अर्ली 60s में, लेट 50s में, जब भारत की अर्थव्यवस्था और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था लगभग बराबर थी, लगभग बराबर। आज परिस्थिति ये है कि भारत दुनिया की चौथी ताकतवर अर्थव्यवस्था है और पाकिस्तान कहाँ है। इसमें हमें हालात सब कुछ सेम है, सब कुछ वही है। अब इसमें जो असल वजह ढूंढने की आवश्यकता है, और वो वजह जो फंडामेंटल डिफरेंस है, जो क्योंकि भारत जो है वो पैसे उन्होंने
अपनी जितने भी मदद हुई, जो भी अपनी अर्थव्यवस्था, उसको डेवलपमेंट ओरिएंटेड बनाया, और डेवलपमेंट को हमने सबसे बड़ा आधार रखा, जिसकी वजह से आज 1990s का 92 का क्राइसिस होने के बावजूद आज भारत की अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा सुदृढ़ है। दूसरी बात, हमने पाकिस्तान, अमेरिका ने इतने हमारे ऊपर टैरिफ्स लगाए, 2 क्वार्टर्स निकले हैं, एक में 7.6% ग्रोथ हुई है, एक में 8.2% ग्रोथ हुई है। अब जो फंडामेंटल डिफरेंस मैं बता रहा हूं, वो डिफरेंस यही है कि जो पैसा आ रहा है या पैसा निकल रहा है, वो सही जगह पर नहीं जा रहा। और वो सही जगह पर क्यों नहीं जा रहा, उसकी वजह यही है कि अगर आप टेरर की फंडिंग करते रहेंगे, अगर आप पूरा डिफेंस और एंटी इंडिया रिटोरिक के ऊपर अपनी हर चीज, सारी पॉलिसीज को बेस करेंगे, तो यही परिणाम आपको मिलेगा। मेरा ये बहुत फर्मली मानना है। हमको दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं जिस प्रकार से स्पाइरल हुई हैं, जिस प्रकार से इन्होंने अपना जर्नी का जो रूट देखा है, उसमें फंडामेंटल डिफरेंस अगर देखेंगे तो आपको साफ पता पड़ जाएगा कि वजह क्या रही दोनों देशों के बीच में। 45% पॉपुलेशन किसी देश की बिलो पॉवर्टी लाइन है। मुझे लगता नहीं है नैना, देयर कैन बी एनीथिंग वर्स देन दैट। 45 और मुझे सर ये देखिए, और मुझे सर देखिए, भारत सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है, और दूसरी बात, बड़ी चौथी अर्थव्यवस्था है, तीसरी के नजदीक है। रजा काशिफ जी, लेकिन अब तो माफ कीजिएगा मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही हूँ, लोग तो पाकिस्तान का नाम बदलकर कटोरस्तान कर देना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि जिस तरह से हमेशा आईएमएफ के सामने या अन्य मुल्कों के सामने कटोरा लेकर अभी अगर यहाँ पे शाहबाज शरीफ या बाकी अगर मुल्ला मुनीर पहुंचते हैं, तो वो यही चीज को दर्शाता है। क्या लाइफ सपोर्ट का हिस्सा बन चुका है एक तरह से कहा जाए, खासतौर से पाकिस्तान? अच्छा देखें, पाकिस्तान में जितने डेवलपमेंट के काम हुए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नवाज शरीफ का हमें काम नजर आता है। हम पीपल्स पार्टी के दौर की बात करें तो वहां पे कभी वो रेंटल चीजें लेते थे। और दूसरा ये कहना कि पाकिस्तान टेररिज्म की बात कहीं सपोर्ट नहीं करता, और उसकी मिसाल इस वजह से भी है कि आप देखें दरिंदर है क्या, वो जो मूवी बनी अभी एक आपके एजेंट पे, वो बन रही है इंडिया में, पॉपुलर भी हो रही है। इसका मतलब है कि टेररिस्ट तो इंडिया से आ रहे हैं ना, फिल्में आप बना रहे हैं, कलभूषण आ रहा है, इंडिया के पास पैसा इतना है कि वो टेररिज्म को फैला रहा है। आपने धुरंधर तो देखी नहीं होगी, आप तो धुरंधर, आप सुनिए, हमारे तो इतने धुरंधरों से डर गए कि आपने फिल्म तक को बैन कर दिया, रजा काशिफ जी। वो तो मिडिल ईस्ट में भी किया। अरे अगर मैं तो बोले, फिर तो सुनिए, अगर ये आपको इस रूप में नजर आती है तो आपको तो उसको बैन नहीं करना चाहिए। आपको तो बड़े उसके बल्कि 24 घंटे वाले आपको शोज पूरी तरह से अवेलेबल करने चाहिए थे पाकिस्तान में, कि देखो भाई किस तरह की मूवी है। फिर डर किस बात का? खोल दीजिए अपने सारे सिनेमा हॉल को, बल्कि मैं तो बोली आपको फ्री टिकट करना चाहिए कि धुरंधर जाकर देखना चाहिए। आप तो धुरंधर से डर गए। नहीं, वो आपको पता ही है कि सब जो है पाकिस्तान में फिल्म इंडस्ट्री नहीं चलती, और वो पाकिस्तान का स्टार्टिंग की बहुत बड़ी मिस्टेक थी कि जिस जमाने में एक ये चीज आई कि ये हमारा काम नहीं है मुसलमानों का, ये तो काफिरों के लिए छोड़ देना चाहिए। जब इस तरह की चीजें निकलेंगी और आप ये कहेंगे कि फिल्म इंडस्ट्री तो मुसलमानों का काम ही नहीं है, तो दुनिया का प्रोपेगेंडा में सबसे बड़ा टूल ही इंडिया का फिल्म इंडस्ट्री है। तो पाकिस्तान को देखना चाहिए ना, जो गवर्नमेंट्स को, कि प्रॉपर फिल्म इंडस्ट्री बनाए। मैं तो कह रही हूँ रजा काशिफ जी, आप जब धुरंधर की बात कर रहे हैं तो आपको तो धुरंधर, जब आप कह रहे हैं कि भाई ये एक नैरेटिव है, एजेंडा है, प्रोपेगेंडा है, तो क्या डर है उस फिल्म को लेकर? मैं तो बोल रही हूँ कि आपको उस फिल्म का डर ही क्यों है? इन सबसे इतर मैं आपसे बात कर रही थी जी। अच्छा, शुभदा जी कह रही थी, शुभदा जी, बार इतनी बार बेल आउट मिलना, कटोरिस्तान नाम रख देना चाहिए फिर तो, और उसके बाद में भी सबक नहीं लेना। ऐसा लग रहा है कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम मान चुका है पाकिस्तान। भाई IMF है हमारे साथ में, IMF हमारी एक तरह से लाइफ लाइन है, लाइफ सपोर्ट। देखिए पहली चीज जो है, जो धुरंधर के ऊपर बात हो रही है, तो हाँ, उस मूवी में उसमें थीमेटिक एरर्स है, लेकिन एक चीज जो है कि पाकिस्तान में एक बार एक इंडियन जर्नलिस्ट जो है कुछ साल पहले, 10-15 साल पहले गए थे, और उन्होंने एक दुकानदार से बोला कि मुझे CD दीजिए हिंदी फिल्म की। तो दुकानदार उनको देख के चौंका और बोला कि हिंदी फिल्म की, मतलब इंडियन हो क्या? तो वो भी चकराए कि ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। तो फिर दुकानदार ने बोला कि यहाँ हिंदी फिल्म ही CD चलती है, क्योंकि पाकिस्तान की अपनी कोई फिल्म इंडस्ट्री नहीं है। काफिरों का बात ये नहीं, क्योंकि आपकी थिएटर बहुत अच्छी है, आपका कोक स्टूडियो म्यूजिक प्रोडक्शन बहुत अच्छा है माशाल्लाह। तो बात जो है, ये परफॉर्मेंस बेस्ड आर्ट होता है। तो जहां तक बात रही कि
ये पैसा जा कहाँ रहा है? तो नैना जी, पहली चीज है कि पैसा जो जाता है ना, वो डेब्ट सर्विसिंग में जाता है। डेब्ट सर्विसिंग मतलब कि जो प्रीवियस लोन का रीपेमेंट इंटरेस्ट के साथ, उसमें जाता है, रादर देन कि नए इन्वेस्टमेंट करें। दूसरा, 18 to 20% इनका डिफेंस में जाता है। तीसरा, जो बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है, उसमें शायद पत्रकारों को भी बोलने का फ्रीडम नहीं, और वो है कि फौजी फाउंडेशन जो 1953 में बना था, आज उसके नाम पे फौजी फर्टिलाइजर कंपनी है, सीमेंट कंपनी है, वो बैंकिंग में है, रियल एस्टेट में है, ये तो बहुत एग्रीकल्चर शर्मनाक में है। और 6 बिलियन का रिचेस्ट कॉर्पोरेट ग्रुप है ये। अब नॉर्मल नैना जी, अगर हम रोड पे जाएंगे इंडिया में, अगर मुझे 15 रुपए की भी चाय मिलती है ना, तो मुझे लगता है कि 15 रुपए में रोड पे चाय। पाकिस्तान में आपको रोड पे चाय 200 रुपए में शायद मिले। रजा काशिफ, मुझे ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? आप मुझे करेक्ट कीजिए अगर मैं गलत बोल रही टपरी हूँ पर तो। चाय कितने की मिल जाती है पाकिस्तान में? 150-200 रुपए की मिलती है, पाकिस्तानी रुपए। नहीं, पाकिस्तानी रुपए में चाय अगर 800 ग्राम की हो तो मेरे ख्याल में 1000-1200 रुपए में मिल जाती है। 800 ग्राम जो कि 1 एक कप चाय अगर आप नहीं, टपरी एक पर कप चाय चाय। पीते हैं, चाय की पत्ती। ना नहीं, अगर आप चाय टपरी पर चाय पीते हैं, अब वैसे मैं चाय पसंद नहीं करता, और लेकिन अरे पाकिस्तान में तो भारत की चाय बड़ी प्रसिद्ध होती है, पाकिस्तान में चाय वाले की भी चर्चा बहुत होती है, और आप चाय पसंद नहीं करते। ये जरा चाय पीना चाहिए। कॉफी संजीव का ही मलिक जी, बता दीजिए। हाँ, कॉफी, ये हाँ, सही बात नहीं, है जी। चाय एक कप जो है दुकान पे मेरे ख्याल में 50 रुपए में मिल जाता है एक कप, नॉर्मल अच्छा, ठीक है, मैं मान लेती हूँ। संजीव मलिक जी, देखिए सबसे महत्वपूर्ण यही बात है कि रजा काशिफ जी बड़ी ईमानदारी से आज चीजों को एक्सेप्ट तो कर रहे हैं, और ये अच्छी बात है कि कम से कम वो इस चीज को मानते हैं, लेकिन हुक्मरान नहीं मानते, ना सेना प्रमुख मानते हैं, ना सेना अध्यक्ष मानते हैं। अभी भी पाकिस्तान को IMF की तरफ से पैसा मिल रहा है, अभी भी अमेरिका की तरफ से CPEC के माध्यम से एक और डेप्ट, ये कहा जाए कि उसके एक तरह से उसके दबाव में नजर आता है। पैसा तो चारों तरफ से है, लेकिन जा कहां रहा है? क्या आम जनता को मिल रहा है? कहां जाता है ये पैसा? और क्यों पाकिस्तान अभी भी उसी स्थिति में है जिस तरह से आज से 50 साल पहले की स्थिति में था? संजीव जी, सर आपका ऑडियो नहीं आ रहा है, अनम्यूट कर लें प्लीज। सॉरी, आई एम सॉरी, आवाज आ गई आपको? जी जी जी। नैना जी, मैं आपके माध्यम से आपके पाकिस्तान, जो हमारे पाकिस्तान के पत्रकार मेहमान हैं, उनसे कुछ गुफ्तगू करना चाहूंगा। जी जरूर। और मैं वापस आता हूं अर्थव्यवस्था की बात पर। देखिए, अर्थव्यवस्था को, किसी भी देश को सुधारने के बहुत सारा, ये एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है, बहुत सारे पिलर्स होते हैं इसमें, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे अपने देश के बहुत सारे क्या कहते हैं कंपोनेंट्स का उसमें योगदान होता है। अल्टीमेटली पैसा जनरेट आपके देश से होना है, उसको थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलता है बाहर से। आपके मित्र देश हो सकते हैं, आपके IMF या वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं हो सकती है, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो मेन सहारा है वो देश के अंदर से ही आना होता है। अब देश का सहारा अंदर से कैसे आएगा? देखिए, आवाम की स्थिति जो हम जानते हैं, जितनी हमको नॉलेज है आपके बारे में, वहां पे सच में आप आवाम पे टैक्सेस कैसे बढ़ाएंगे? टैक्सेस में ऑलरेडी दबी हुई है। बिजली की जो यूनिट्स है बहुत महंगी, जैसे आपने कुछ मुद्दों का भी जिक्र किया, मैं दोहराना नहीं चाहूंगा। मैं कहने का मतलब है कि महंगाई इतनी आसमान को छू रही है कि अगर आम पब्लिक को आप देंगे तो क्या, कहां पे आप लोड देंगे? अब आता है कि अपना टैक्स का, जो कि वर्ल्ड बैंक का और IMF का भी एक ये कहना था कि आप अपने टैक्स का दायरा बढ़ाइए। अब जो वहां के, मेरे ख्याल से शायद आई थिंक 50 लाख और पीपल आर जो टैक्स के अंदर है। तो मैं एक एग्जांपल देता हूं, मतलब इसको आप व्यक्तिगत मान लीजिए। देखिए, 2015 में जब प्राइम मिनिस्टर, 2014 में हमारे प्रेसिडेंट साहब आए थे, 2015 में उन्होंने एक नारा दिया था, रिक्वेस्ट की थी लोगों के साथ। उन्होंने ये अपनी विचार के तहत कहा, भाई मैं ये चाहता हूं कि जो लोग कैपेबल हैं अपने आप LPG की सब्सिडी छोड़ दें, तो हमारे देश के लिए ये जो सब्सिडी कंपोनेंट है जो LPG पे है, ये बहुत बड़ा देश की व्यवस्था, अर्थव्यवस्था में आ जाएगा। आप यकीन करिएगा, पाकिस्तानी मेहमान साहब को मैं थोड़ा ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, मैं यकीन कीजिएगा 2015 से 2025 ऑलमोस्ट 5.5 मिलियन पीपल, यानी 5.5 करोड़, 55 मिलियन, नॉट 5.5,
इतने लोग वॉलंटरली सब्सिडी छोड़ के देश की मुख्य धारा में उस सब्सिडी का पैसा दे चुके हैं। अब मैं आता हूं कि ये बात पाकिस्तान में ऐसी कुछ घटनाएं क्यों नहीं होती, क्योंकि क्या हो रहा है कि वहां पे जी नैना जी बस थोड़ा वक्त दीजिए, क्योंकि एक चेन लिंक्ड है पूरी की पूरी। आपकी वहां की सिविलियन गवर्नमेंट के हाथ में नहीं ज्यादा कुछ है, आपकी अर्थव्यवस्था पे मेन कब्जा वहां की मिलिट्री शासन का है। और ऐसा नहीं, ये पहले से ही है। ये जो कपलिंग है ना, जितनी फोर्सफुल और इतनी मजबूती से जो ये बॉन्ड बने हुए हैं, अर्थव्यवस्था, पाकिस्तान का पैसा और वहां की मिलिट्री, आप इसको तोड़िए। मैं ये नहीं कहता कि हथियार उठाइए, मैं ये कहता हूं आप पत्रकार हैं, पत्रकार का मुख्य काम होता है अपने देश की भलाई के लिए जो आवाज उठाई जाए, क्योंकि पत्रकार अपने लिए कम जीता है और अपने देश के लिए, आवाम के लिए, पब्लिक के लिए ज्यादा बोलता है। आप जैसे लोग बहुत जब आवाज उठाएंगे तो गवर्नमेंट को फोर्स कीजिए कि आप अंदर से पैसा जनरेट कीजिए। इसका सबसे बड़ा उदाहरण एक और देता हूं आपको। देखिए अमेरिका, चाइना आज पूरी दुनिया पे क्या कर रहे हैं, एक तरह से देखा जाए बोरोइंग, उधार देके दुनिया को फंसाते हैं, उनकी जमीन 99 के पट्टे पे लेते हैं और फिर वहां पे अपना खेल खेलते हैं। तो ये जो मदारी का खेल है ना, ये अमीर लोग खेलते हैं, आप इसके झांसे में फंस गए। और आज भी ये बात हम जानते हैं कि अगर आप निकलना चाहो तो आपकी पाकिस्तान की आर्मी उस पर इतना ज्यादा काबिज है कि वो आपकी सिविल गवर्नमेंट के कुछ चलने ही नहीं देगी। तो जरूरत है कि जब सिविल गवर्नमेंट पावरफुल होती है, आप अपनी सिविल गवर्नमेंट को पावरफुल बनाएं और अपना योगदान, पत्रकार अपनी कम्युनिटी का योगदान आगे दे, लोगों को मजबूत बनाएं। जब लोगों को मजबूत बनाए, सिविलियन गवर्नमेंट लोगों के लिए उत्तरदायी होती है, आंसरेबल होती है, अकाउंटेबल होती है और उसको पनिश भी किया जा सकता है। गवर्नमेंट की गवर्नमेंट बदल दी जाती है और ये नहीं कि अगर इंडिविजुअल है उनको भी पनिश किया जाता है। इंडिविजुअल का मतलब ये नहीं कि आप जिसको फौज चाहे वो कर दे। तो मेरा मतलब है कि जब किसी देश की अवस्था में सुधार करने होते हैं, सुधार अपने अंदर से आएंगे। जब कंट्री अपने सेल्फ डिपेंडेंट हो जाता है, वो दुनिया पे अपनी पॉलिसी को डिक्टेट करने लगता है और उसका अपना एक वजूद होता है और अपनी स्टैंडिंग क्रिएट करता है वो कंट्री। तो मेरा कहना यही है कि देखिए अर्थव्यवस्था के बहुत सारे आयाम हैं, इन आयामों को पहचान कर, स्वीकार कर और अपने लोगों के अंदर एक जागृति देकर। मैं वही बोल रही हूं, पाकिस्तान अब तो कटोरस्तान बनता जा रहा है। दैना जी दिक्कत यही है कि क्या हो रहा है कि पाकिस्तान बहुत आसानी से बोरोइंग को एक्सेप्ट करता है, बल्कि जाके उनसे कहता है कि मुझे उधार दीजिए। ऐसे नहीं चलेगा। आपकी कंट्री की आवाम, पब्लिक परेशान रहेगी 5-10 साल, लेकिन आप सुधार इंटरनली कीजिए, पैसा अपना खुद जनरेट कीजिए, अपनी मैन्युफैक्चरिंग लाइए। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कैसे आएगी? वहां पे आके कोई भी सुरक्षा, देखिए मैन्युफैक्चरिंग वहां पे आती है, इन्वेस्टमेंट वहां पे आता है जहां पे फिजिकल सिक्योरिटी उस देश के अंदर, इंटरनल सिक्योरिटी मजबूत होती है। ठीक है, ये सब ठीक है सर। मैं रजा काशिफ जी का रुख कर रही हूँ, फिर मैं शुभदा जी का भी रुख करूंगी, वो भी कुछ कहना चाह रहे थे। लेकिन रजा काशिफ जी, बार हर बात एक ही चीज आकर टिक जाती है कि आज हम हैं 2025 में, 2025 खत्म होने को है, 2026 की तरफ हम पहुंच जाएंगे। यानी कि कहा जाए कि पाकिस्तान को बने 1 और साल बीत जाएगा। लेकिन पिछले कुछ वक्त के अंतराल में आखिर पाकिस्तान कहां पर है, पाकिस्तान ने किसे बढ़ावा दिया, पाकिस्तान ने क्या पाया, ये बात मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण है आत्ममंथन का। जब ईयर एंडिंग की, जब आप अगर पीछे पलट कर देखेंगे पन्नों को, तो आप पाएंगे, आप हो सकता है कि जिस तरह से एक प्रोपेगेंडा क्रिएट करने की कोशिश की गई ऑपरेशन सिंदूर के नाम से, लेकिन उस प्रोपेगेंडा में भी किसके हाथ क्या लगा ये हम सभी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। भले ही उस समय आपके जो आसिम मुनीर थे वो तो अंदर बंकरों में बैठे हुए थे, 4 दिन तो वो निकले नहीं थे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 4 दिन तो निकले नहीं थे, लेकिन उसके बाद में एक बड़ी तस्वीर पेश की गई, यही प्रोपेगेंडा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि आखिर ये चलेगा कब तक? क्या आप कब तक इसी एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर पूरी तरह से डिपेंडेंट रहेंगे IMF के? जी देखें, हम IMF की तरफ भी जाते हैं, हम जाते हैं। हमारा मसला सबसे बड़ा ये है पाकिस्तान का, ठीक है हमारे इश्यूज हैं, हमारे साथ मसला ये है कि हमारे पड़ोस में एक देश है, उसका नाम है भारत। 71 में उसकी सेना उतर जाती है, 16 दिसंबर है, खुशकिस्मती है टेररिज्म करने के लिए। और टेररिज्म तो यही है ना कि एक इंडियन आर्मी पाकिस्तान में, ढाका में कैसे उतरी। टेररिज्म तो ये है। हमारे इश्यूज ये है कि हमें डिफेंस पे पैसे लगाने पड़ते हैं, क्योंकि हमारा एक बाजू गाड़ देते हैं और एक टेररिस्ट कंट्री हमें ये कहता है कि यार पाकिस्तान अपने आप को ठीक करे। तो ठीक तो आपने करना है, आपको एक्सेप्ट करना चाहिए आज
कि इंडियन आर्मी एक टेररिस्ट आर्मी सवाल है ये जो है कि पाकिस्तान में कारगिल में कैसे एक- घुसे? जी जी जी, देखिए, अनंत माथुर जी नैना- ज्यादा बेहतर जवाब नैना- देंगे। की बात कर लेना। नैना 16 दिसंबर। नैना ये जो पिछले 1-1.5 साल से जितने भी फ्रेजेस ये इन्होंने भारत की जो भाषा को यूं का यूं अपने अंदर उतार लिया है। टेररिज्म का जन्मदाता पाकिस्तान है, ये भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। टेररिज्म तालिबान को पाकिस्तान ने बनाया। टेररिज्म की स्टेट पॉलिसी भारत के खिलाफ लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, ये पाकिस्तान की है। भारतीय आर्मी का किसी मुफ्ती बानी भी किसने बनाई? भारतीय नेशनल, एक मिनट प्लीज, आपको मैंने कुछ बीच में नहीं बोला, प्लीज मैं सर आपको एक बता रहा और चीज ऐड कर लीजिए हाँ, अनुज माथुर जी, प्रोफेसर- दुनिया की एक- किसी एक- भी दुनिया के किसी भी हिस्से में कोई घटना होती है, आतंकी घटना, उसमें पाकिस्तान कनेक्ट हो जाता है, चाहे बात ऑस्ट्रेलिया हो या यूएस हो। जी नैना मैं एक बात बता दूंगा, एक अगर ये कह देंगे आज कि यहाँ पर एक टेरर कैंप इंडिया में है, तो मैं जो कहेंगे वो करने को तैयार हूं। आपके पास 1000 टेररिस्ट कैंप्स हैं। एक मिनट प्लीज, आप हजारों टेररिस्ट कैंप हैं। हाफिज सईद वही है, ओसामा बिन लादेन वही था, हक्कानी वही था, मौलाना मसूद अजहर वही है, सारे सब कुछ वही हो रहा है। और मैं फिर बताने की कोशिश कर रहा हूं, बजाय भारत के ऊपर ये डालने के, अगर आप अपने आंतरिक संबंध इन चीजों को सुधारेंगे, डिफरेंस पता लगाइए। भारत और पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट का फंडामेंटल डिफरेंस क्या है? फंडामेंटल डिफरेंस यही है कि आपने आतंकवाद को बढ़ावा दिया। एक मिनट और, ये जो बात बार बार कहता हूं मैं, कि जो हिलरी क्लिंटन ने कहा था कि आप अपने बाड़े में सांप पाल रहे हैं, वो आपको डसेगा, ये तमाम बातें समझने की हैं। सब में एक बात जो इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूं नैना, वो ये है कि आईएमएफ ने एक बहुत बड़ी कंडीशन टैक्स रिफॉर्म्स की भी लगाई है। अब जो पाकिस्तान की जनसंख्या 45% बिलो पॉवर्टी लाइन है, उस पे और टैक्सेशन होगा, तो मेरे ख्याल से कहां ये हालत जाएगी। उनको ये बताया गया है कि एक मीडियम टर्म टैक्स रिफॉर्म का फेज्ड मैनर में एक इनको स्ट्रेटेजी बना करके देनी पड़ेगी और उसका इंप्लीमेंटेशन लाना पड़ेगा मई 2026 तक। तो मेरा ये मानना है कि इनको ये हमारी तरफ देखने का छोड़ दें। अगर भारत आतंकवादी होता तो आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं होता। जहां तक बांग्लादेश का सवाल है, आज 1 मिनट, आज 16 दिसंबर है, इसलिए इनको शायद याद आ रहा है, विजय दिवस है। आज बांग्लादेश लिबरेट हुआ था। मैं इनको भी मुबारकबाद देता हूँ उस बात के लिए। लिबरेट हुआ था और इनको भी मुबारकबाद दे रहा हूँ। और ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि बांग्लादेश में जब 4 लाख रेप्स हुए थे, 40 लाख लोगों को ऑपरेशन सर्चलाइट में मारा गया था, उसके बाद बांग्लादेश को लिबरेशन की आवश्यकता पड़ी थी। ये बात ये भूल नहीं सकते। ये बात हमारी आंखों देखी हुई चीज है। ढाका में क्या कर रहा था इंडियन आर्मी पाकिस्तान इंडियन आर्मी में भारत में 1 करोड़ बांग्लादेशी शरणार्थी आए हुए थे। वहां पर 1 करोड़ शरणार्थी और बांग्लादेश के जो लोगों ने भारत से मदद मांगी थी, ये मदद थी। आप निश्चिंत हो जाएं, इस बात को अगर टेरर कह के आप करते चले जाएंगे तो आप खुद आगे नहीं बढ़ सकते। आप आगे बढ़िए। अभी एक बांग्लादेश हुआ है, कहीं और ना हो जाए एक आध। आप आगे बढ़िए। और मेरा ये मानना है कि आप आर्थिक रिफॉर्म्स को लाएं, आर्थिक रूप से अपने आप को सुदृढ़ बनाएं, अपने देश को सेना के शिकंजे से बाहर निकालें। आतंकवादी असीम मुनीर हैं, जो एक रेडिकलाइज्ड माइंड है, जो कि हिंदू मुसलमान के बारे में बातचीत करते हैं। तो ये बात आप छोड़ दीजिए प्लीज। हम लोग अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं। मुझे लग रहा है सर सबसे महत्वपूर्ण बात ये रजा काशिफ विजय दिवस है। जिस तरह से अंदरूनी स्तर पर आप परेशान हैं, बलूचिस्तान या केपीके के लोग, कहीं ऐसा ना हो कि जल्दी एक और विजय दिवस मनाना पड़ जाए और वो आप ही की आर्थिक नीति या फिर जिस तरह से आप नजरअंदाज करते हैं, वहां पे जिस तरह से अत्याचार होता है, कहीं ऐसा ना हो आप बांग्लादेश को खो बैठे, बलूचिस्तान, केपीके और ऐसे सिंध प्रांत भी आपके हाथ से चले जाएं। धुरंधर जैसे ऑपरेशन धुरंधर जैसे ना करे ना। टेररिज्म क्या है वो? हमजा अली मिरानी, आपने टेररिस्ट क्रिएट किया पाकिस्तान। पैसा बहुत है आपके मूवी पास, देख लिए आपने, मतलब मूवी देख लिए रजा काशिफ जी। एक मिनट देखिए ये बात मैं आपको बता रहा हूं। आप भटक रहे हैं। आप जब तक आपके पास कोई ब्लेम करने के लिए चीज होती है, तब तक आप अपने आप इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते। मेरा फिर आपको सलाह है, आप बहुत समझदार, बहुत अच्छे मुझे आप लग रहे हैं। आपको यही सलाह है कि आप ये देखें, वजूहात तलाश करें। अगर दोनों मुल्क एक साथ बढ़ना शुरू हुए थे, एक बराबरी पे चले 15 साल,
उसके बाद आप कहाँ आ गए और हम ठीक है कहाँ सर, चले मैं गए। एक और बात बताऊं फिर जल्दी से शुभदा जी कुछ कह रही। रजा वजह काशिफ, देखिए। आप बार बार धुरंधर का जिक्र कर रहे हैं। आपने अगर मूवी देख ली तो उसमें सुनिए, उसमें संसद हमले का जिक्र है, उसमें कंधार हाईजैक है, उसमें मसूद अजहर नजर आता है जिसे अभी भी आपने पनाह दे रखी है। उसमें सुनिए, उसमें ऐसे तमाम आतंकी नजर आते हैं। उसमें बाकायदा ये भी बताया गया कैसे आपने आतंकियों को भेजा पाकिस्तान से, और मुंबई में हुआ था बड़ा हमला, ताज हमला, आपको भी बखूबी याद है। शुभदा जी कुछ कह रही थी। शुभदा जी। नैना जी और रजा साहब, धुरंधर मैंने तो अभी तक देखी नहीं है और ना ही मुझे कोई दिलचस्पी है देखने में। नहीं, तो बल्कि आपको मुझे इतना लग रहा है इंटरेस्ट कि क्यों रहा? रजा काशिफ जी ने जरूर देखी है। जरूर देखी है, पता नहीं, आप बताइए कैसा लगा। लेकिन दूसरी चीज जो मैं आपको बोलना चाहूंगी और बाकी लोगों को भी, मोहम्मद अली जिन्ना गुजराती में ज्यादा फ्लुएंट थे, उनकी मदर टंग जो थी वो गुजराती थी, उर्दू उनकी पर्सनलाइज्ड एलीट थी, मतलब जो कोलोकियल उर्दू या पंजाबी होती है उस तरीके से वो बात नहीं करते थे। तो लोगों का काफी मानना था कि उर्दू शायद जिन्ना बोलते नहीं है। अब ये जो 1947 का पार्टीशन होता है वो होता है धर्म के ऊपर, 1971 आज विजय दिवस है वो होता है लैंग्वेज के ऊपर। तो मेरा ये मानना है कि जो लैंग्वेज के ऊपर पार्टीशन हुआ, प्राइमरीली जो बांग्लादेश बना 4 दिसंबर से लेके 16 दिसंबर तक, हमने इंडियन आर्मी ने ऑक्यूपाई नहीं किया बांग्लादेश को। तो पहली चीज तो यह है कि उर्दू इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो गई, और दूसरी चीज जो यह है कि अभी 7 वीक से ज्यादा, देखिए इंटरनेशनली कोई भी कॉन्फ्लिक्ट उठा लीजिए, रशिया यूक्रेन उठा लीजिए, इजराइल हमास उठा लीजिए, कोई भी, पाकिस्तान अफगानिस्तान उठा लीजिए, 7 वीक से ज्यादा आपके बॉर्डर क्रॉस हुए, कितना लॉस हुआ है? बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस होता है। बलूचिस्तान पे तो मैं आ ही नहीं रही हूँ। आपका जो बॉर्डर चमन का और कांदाहार का जो बॉर्डर है वो जो क्लोज हुआ है, उस पे पर डे का कितना लॉस हो रहा है। तो यहां तक बात हुई कि उससे भी पैसा बचाया जा सकता है। और बात यहाँ से सिर्फ और सिर्फ एक है, देखिए करप्शन सिर्फ साउथ एशिया का प्रॉब्लम नहीं है, ये इलीट वेस्टर्न कंट्रीज का भी प्रॉब्लम है, ये चाइना का भी प्रॉब्लम है, लेकिन ये सब शुभदा जगह जी, का शुभदा प्रॉब्लम जी है। वक्त क्योंकि मुझे यहीं तक ही यहाँ की हाँ। गवाही दे रहा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है करप्शन हर दुनिया में है, दुनिया के हर देश में है, और कर्ज भी दुनिया के हर देश पर है। लेकिन उस कर्ज का इस्तेमाल किस रूप में होता है, उस कर्ज की पूर्ति किस रूप में होती है, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि आखिर लगातार कर्ज से व्यक्ति सीखता कैसे है। हमेशा हमारे यहाँ कहावत है कि पैर उतने ही पसारे जाएं जितने ज्यादा लंबी आपकी चादर हो, लेकिन उसका इस्तेमाल किस रूप में होगा। चादर तो आप विस्तार करते चले जाते हैं, लेकिन अगर आप बार बार उसी पाकिस्तान के माध्यम से अगर आप आतंक को बढ़ावा देंगे तो मैं आपको, आप लिखवा के रख लीजिए, चाहे बात 78 साल हो जाए, चाहे बात 100 साल हो जाए, चाहे बात 200 साल हो जाए, पाकिस्तान की स्थिति नहीं बदलने वाली। ये सोचने वाली बात है। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर।